ऐसे हादसे हुए हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका में। आप चिल्ला क्यों रहे हो? तेरे बाप ने दिया क्या? एक शॉकिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। वो एक साथ एक ही स्टेज पर दिखाई दिए। मराठीत बोला, मराठीत बोला। तो स्किल्ड लेबर का मूवमेंट रुक सकता है और बिजनेसेस को इसका भारी नुकसान होगा। ऐसे पॉलिसीज आएंगे तो फिर कर्नाटक वाले लोग कहाँ जाएंगे? बहुत बड़ा खतरा है हमारी नेशनल यूनिटी पर। हिंदुस्तान में रहते हैं हम लोग, हिंदुस्तान में कोई भी लैंग्वेज कोई भी बोल सकता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लेन बाय विनायक में। आज हम ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया हुआ है, द लैंग्वेज कंट्रोवर्सी। पिछले 3-4 महीनों में ऐसे हादसे हुए हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका में जिसने पूरे देश को इसके बारे में सोचने पे मजबूर कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो अप्रैल 2025 में बीजेपी लेड महायुति सरकार ने एक जीआर निकाला। जीआर बोले तो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, जिसके मुताबिक हिंदी को कंपलसरी लैंग्वेज बना दिया गया इंग्लिश और मराठी मीडियम स्कूल्स में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक। बस यहीं से शुरू हो गया हंगामा। लोगों ने इसे सीधा हिंदी इम्पोजिशन माना, मराठी मानुस की पहचान पर खतरा माना। ऑपोजिशन पार्टी और एजुकेशन एक्टिविस्ट सबने इसका जम के विरोध किया। प्रोटेस्ट इतने बढ़ गए कि जून 17 को सरकार ने दोबारा से एक और जीआर निकाला जिसमें हिंदी को ऑप्शनल कर दिया गया। पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि गुस्सा कम नहीं हुआ। प्रोटेस्ट बढ़ गए। ऑपोजिशन ने सीएम की टीम मीटिंग्स बाइकआउट की और जीआर की कॉपीज तक जला दी गई। और इसी बीच एक शॉकिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो पिछले 20 साल से अलग थे, वो एक साथ एक ही स्टेज पर दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि ये मराठी लोगों का दबाव है कि इन दोनों को एक साथ आना पड़ा और झुकना पड़ा। दोस्तों, ये सिर्फ एक पॉलिसी की बात नहीं है। मुंबई में मीरा रोड पर एक स्वीट शॉप ऑनर को एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने इसीलिए टॉर्चर किया और अब्यूज किया क्योंकि उसने मराठी स्पीकिंग स्टाफ नहीं रखा हुआ था। स्वीट शॉप ऑनर तो छोड़ो, एक पिज्जा डिलीवरी एग्जीक्यूटिव तक को एमएनएस ऑफिस में जाके माफी मांगनी पड़ी क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पा रहा था। ये सारे इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि ये लड़ाई कितनी पर्सनल और एग्रेसिव हो चुकी है। फाइनली जून 29 को चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इन दोनों जीआरस को वापस लेने का अनाउंसमेंट किया। एक नई कमेटी बनाई गई है डॉक्टर नरेंद्र जाधव के अंदर जो लैंग्वेज पॉलिसी को री एग्जामिन करेगी। और महाराष्ट्र में हो रहे हंगामे का असर कर्नाटका पर भी पड़ा। कर्नाटका में 3 लैंग्वेज पॉलिसी से हटकर 2 लैंग्वेज पॉलिसी बनाई जाने की डिमांड्स आने लगी हैं। कर्नाटका के सीएम ने भी 2 लैंग्वेज पॉलिसी के लिए अपनी कमिटमेंट दिखाई है। लोग कहते हैं कि 3 लैंग्वेजेस पढ़ने पर बच्चों पे अननेसेसरी दबाव आता है और इससे प्रोफिशिएंसी में भी असर आता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इससे कर्नाटका की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पे नुकसान हो सकता है। तो ये सब है करंट सिनेरियो। अब सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है, इसकी जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं, समझते हैं। इस लैंग्वेज वॉर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा। इंडिया में मोस्टली जितनी भी स्टेट्स है, इन सब का फॉर्मेशन हुआ है वहाँ की लैंग्वेज डिफरेंसेस की वजह से। सबसे पहले समझते हैं महाराष्ट्र की कहानी। तो महाराष्ट्र का फॉर्मेशन संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट का नतीजा था जो 1946 में स्टार्ट हुआ। इस मूवमेंट का मकसद था मराठी स्पीकिंग लोगों के लिए एक अलग स्टेट बनाना जिसका कैपिटल बॉम्बे हो। कई कमीशंस और कमिटीज के बाद फाइनली मई 1, 1960 को महाराष्ट्र एक अलग स्टेट बना। उस वक्त मराठी ही स्टेट की यूनिफाइंग लैंग्वेज थी। अब थोड़ा कर्नाटका के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटका पहले मैसूर किंगडम के नाम से जाना जाता था। इंडिपेंडेंस के बाद कर्नाटका एकीकरण मूवमेंट ने जोर पकड़ा जिसका मकसद था सारे कन्नड़ स्पीकिंग रीजन्स को एक साथ जोड़ना। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत नवंबर 1, 1956 को मैसूर स्टेट बना जिसमें अलग अलग प्रेसिडेंसी से कन्नड़ स्पीकिंग एरियाज को इंक्लूड किया गया। लेकिन मैसूर नाम से सब खुश नहीं थे क्योंकि ये सिर्फ सदर्न एरिया को रिप्रेजेंट करता था। इसलिए नवंबर 1, 1973 को इसका नाम ऑफिशियली कर्नाटका कर दिया गया और कन्नड़ बनी इस स्टेट की डोमिनेंट लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन तो हो गया पर इसके बाद भी कुछ डिस्प्यूट्स रह गए। महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच बेलगावी बॉर्डर डिस्प्यूट 1957 से चलता आ रहा है। महाराष्ट्र बेलगावी और 800 से ज्यादा मराठी स्पीकिंग विलेजेस को अपने अंडर चाहता है
जबकि कर्नाटका कहता है कि 1967 महाजन कमीशन रिपोर्ट फाइनल है। ये डिस्प्यूट आज भी जिंदा है और कमिटीज बनती रहती हैं। ये लिंग्विस्टिक डिवाइड सिर्फ एकेडमिक नहीं है, ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा है और ये हमें ले जाता है इस जंग के साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल पहलू पर। जब भी लैंग्वेज की बात आती है तो ये लोगों के लिए सिर्फ एक कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं है, बल्कि ये उनकी पहचान है। हम अपनी भाषा से जाने जाते हैं। मराठी मानुस की आइडेंटिटी, उनकी प्राइड और मराठी अस्मिता, ये सब इस मुद्दे से जुड़े हैं। लोगों को डर है कि हिंदी इंपोजिशन से उनकी रीजनल आइडेंटिटी खतरे में आ जाएगी और उनका कल्चर डाइल्यूट हो जाएगा। और ये डर सिर्फ कल्चरल नहीं है, ये इकोनॉमिक भी है। मुंबई जैसे शहरों में लोकल लोगों को लगता है कि नॉर्थ इंडियंस के आ जाने से उनकी जॉब्स पर खतरा है और बिजनेसेस पे सिर्फ गुजराती और मारवाड़ीज का ही कब्जा है। और जब लैंग्वेज को इम्पोज किया जाता है तो लोगों की ये वाली फ्रस्ट्रेशन भी एकदम बाहर आने लगती है। इसीलिए आप देखते हैं कि कैसे स्ट्रीट वेंडर्स और डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स तक को टारगेट किया जाता है। ये सिर्फ भाषा की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है ऑनरशिप, आइडेंटिटी और सर्वाइवल की। रीजनल पार्टीज जैसे कि MNS और शिवसेना के लिए लैंग्वेज एक पावरफुल एजेंडा है। जब भी उनकी पॉलिटिकल रेलेवेंस कम हो जाती है तो वो मराठी प्राइड को आगे करके फिर से लाइमलाइट में आ जाते हैं। राज और उद्धव ठाकरे का हाल ही में एक साथ आना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। राज ठाकरे ने तो ये तक कहा कि ये हिंदी इम्पोजिशन मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का एक टेस्ट बैलून था। मतलब कि ये चेक किया जा रहा था कि लोग आखिर कितना रिएक्ट करते हैं। रूलिंग कोलिशन भी ऑपोजिशन पर डबल स्टैंडर्ड्स का इल्जाम लगाती है। महाराष्ट्र के मिनिस्टर उदय सामंत ने पॉइंट आउट किया है कि उद्धव ठाकरे की अपनी MBA गवर्नमेंट ने 2022 में डॉक्टर मशेलकर कमेटी की रिकमेंडेशंस को अप्रूव किया था, जिसमें मराठी, इंग्लिश और हिंदी को कंपलसरी करने की बात थी। तो ये साफ है कि लैंग्वेज का मुद्दा इलेक्टोरल बेनिफिट्स और पावर स्ट्रगल्स के लिए भी यूज किया जाता है। ये लैंग्वेज वॉर इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर पर भी सवाल उठाता है। क्रिटिक्स कहते हैं कि हिंदी इंपोजिशन इंडिया के फेडरल इथॉस को अंडरमाइन करता है और ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। सदर्न स्टेट्स खासकर तमिलनाडु में 1960s में भी ऐसे ही एंटी हिंदी एजिटेशंस हुए थे। कुछ लोग तो इसकी तुलना ईस्ट पाकिस्तान में उर्दू इंपोजिशन से करते हैं, जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का एक बड़ा कारण बना। ये एक वार्निंग है कि फोर्स्ड लिंग्विस्टिक एसिमिलेशन के क्या खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर ये लैंग्वेज वॉर नहीं रुकी तो इसका इंडिया में क्या असर होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। जब किसी भी स्टेट में ऐसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो बिजनेसेस का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और इन्वेस्टमेंट आना भी मुश्किल हो जाता है। मुंबई और बैंगलोर जैसे इकोनॉमिक हब्स में अगर ये लैंग्वेज वॉर चलता रहा तो स्किल्ड लेबर का मूवमेंट रुक सकता है और बिजनेसेस को इसका भारी नुकसान होगा। एजुकेशन सिस्टम पे इसका केओस आएगा और स्टूडेंट्स का स्ट्रेस बढ़ेगा, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में ह्यूमन कैपिटल पर असर आएगा। इमेजिन करो, एक स्टेट में आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने पर ही जॉब मिलती है, तो कितना बड़ा चैलेंज हो जाएगा और कितना बड़ा टैलेंट पूल वेस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इंटरनेशनल इमेज की। तो इंडिया को दुनिया में हमारी डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन जब लैंग्वेज वॉर्स जैसी खबरें इंटरनेशनल मीडिया में जाती है तो ये हमारी इंटरनल इमेज को खराब करता है। ये दिखाएगी कि हम अपनी डाइवर्सिटी को ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इससे हमारे यूनिफाइड नेचर की इमेज पे सवाल उठेंगे। अब बात करते हैं नेशनल यूनिटी के बारे में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा खतरा है हमारी नेशनल यूनिटी पर। अगर हर स्टेट अपनी भाषा को दूसरी स्टेट पर इम्पोज करेगा या फिर किसी स्टेट को ऐसा लगेगा कि उनकी कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी खतरे में है, तो इससे हमारा फेडरल स्ट्रक्चर कमजोर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश कई टुकड़ों में बंट सकता है। एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि वॉलंटरी इंटरेस्ट ड्रिवन लैंग्वेज लर्निंग इज वेलकम। कोअर्सिव मैंडेट्स हाउएवर टेंड टू बैकफायर। मतलब अगर आपको कोई भी भाषा सीखनी है तो आप शौक से सीखो, जबरदस्ती नहीं। इंडिया की स्ट्रेंथ उसकी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में है। हमें इस प्लुरलिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि इसे दबाना चाहिए। हर भाषा और हर कल्चर का सम्मान होना चाहिए। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका क्या ओपिनियन है इस भाषा युद्ध पर? क्या लैंग्वेज इंपोजिशन सही है या फिर हमें अपनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि
अगर हमने इस मुद्दे को टाइम रहते नहीं रोका तो आगे जाके ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। हमें इस भाषा युद्ध को रोकना होगा जिससे हमारे देश में शांति और एकता बनी रहे। जय हिंद।